उससे पहले स्टूडेंट के तौर पे 5 साल इस विभाग को मैं देख चुका था। बाकी आपने कोई विशेष प्रश्न पूछना हो। सर, जब हम अपने दोस्तों से पूछते हैं तो यूनिवर्सिटी के बीच से जो ये नहर गुजरती है, तो इसकी शुरुआत भाखड़ा जो नहर है वहाँ से होती है और ख़त्म जो होती है ब्रह्म सरोवर तक होती है। मैंने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है, तो कितना सटीक, कितना सही है ये सही नहीं है। तो डिपार्टमेंट जो है शुरू से ही बहुत अच्छी परंपराओं से सुसज्जित है, आज भी है, पहले भी था। और हम कह सकते हैं कि एक के बाद एक जो भी इसमें टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के सदस्य आए, उन्होंने अपना योगदान दिया। स्पोर्ट्स में आपने सुना होगा कि माका ट्रॉफी जो है उसके पीछे सब यूनिवर्सिटी कोशिश करते हैं कि हमें मिले, यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो स्पोर्ट्स में यूनिवर्सिटी बेस्ट होती है उसको मिलती है हर साल। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ गुरु आगमन में डॉक्टर नफा सिंह जी हैं। दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं कैंपस परिक्रमा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का एक कार्यक्रम जिसके माध्यम से आगमन करते हैं, हम गुरु का स्वागत करते हैं और जानते हैं गुरु के बारे में। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ गुरु आगमन में डॉक्टर नफा सिंह जी हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट से सर का संबंध रहा, साथ ही सर डीन से लेकर और इस विश्वविद्यालय की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सर के कार्यकाल में हुई, सर के देखरेख में हुई और सर का अनुभव इस विश्वविद्यालय को लेकर आज हम जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका कैंपस परिक्रमा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद जी। सर, मैं जानना चाहूँगा 1974 में आपका विश्वविद्यालय से जुड़ना होता है। सबसे पहले आपके बारे में, जब आप उस समय जुड़ते हैं तो आज जो विश्वविद्यालय है और आपके समय में क्या लगा आपको, क्या अंतर लगा? उस समय ये बहुत ही छोटा था और एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जी। इसमें एक यूनिवर्सिटी कॉलेज और एक एजुकेशन कॉलेज, ये 2 कॉलेज और एक तीसरा जो आजकल NIT है उसका उस समय नाम था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र, REC के नाम से उसको जानते थे। ये 3 कॉलेज इससे एफिलिएटेड थे। बाकी इसके अपने डिपार्टमेंट थे जो कि मौजूदा संख्या से आधे से भी कम थे, तो इतनी छोटी थी ये उस टाइम। ऑडिटोरियम भी उस टाइम नहीं था, ऑडिटोरियम हमारे ज्वाइन करने के बाद ही बना है। जी। फिजिक्स डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहूँगा सर मैं। आपका एक लंबा समय, लगभग मैं सोचता हूँ कि 25-30 साल के करीब आपका सफ़र रहा डिपार्टमेंट के साथ, और किस तरह का आपने विभाग अपने हाथों में लिया, फिर उसको किस तरह से बनाया, और आज जो विभाग है अपने आप में एक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट एक अच्छे नाम के साथ जाना जाता है, तो आप अपने आप को फिजिक्स विभाग से मेरा संबंध 1969 यानी 1969 से शुरू हुआ जी। क्योंकि मैंने हायर सेकेंडरी पार्ट 2 करने के बाद घरोंडा हायर सेकेंडरी स्कूल से यहाँ पे एडमिशन लिया था BSc ऑनर्स फिजिक्स में जी। तो तब से ही मेरा इस डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएशन है। 1974 में मैंने MSc पास की और उसके बाद मेरे को तुरंत ही रिज़ल्ट आते ही यूनिवर्सिटी कॉलेज में एज ए लेक्चरर जॉब मिल गई और वहाँ से मैंने अपना जॉब का यानी नौकरी का कार्य शुरू किया। उससे पहले स्टूडेंट के तौर पे 5 साल इस विभाग को मैं देख चुका था। तो डिपार्टमेंट जो है शुरू से ही बहुत अच्छी परंपराओं से सुसज्जित है, आज भी है, पहले भी था। और हम कह सकते हैं कि एक के बाद एक जो भी इसमें टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के सदस्य आए, उन्होंने अपना योगदान दिया और जिस मुकाम पे आज ये है उसी योगदान के कारण से ये है। तो हमने अपने कार्यकाल में देखा कि इसमें बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई,
जिसमें नेशनल लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक की कॉन्फ्रेंसेज हुई, और हर कॉन्फ्रेंस के बाद जो पार्टिसिपेंट आते थे बाहर से, उनका एक ही वाक्य होता था कि दोबारा कब बुलाओ। कारण था हमारा अतिथि सत्कार। हम जो है उनको इतना कंफर्ट देते थे कि वो घर जैसा महसूस करते थे। उसका रिजल्ट ये हुआ कि विभाग को आगे चलने में, आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एक से एक बड़ी राशि के प्रोजेक्ट मिले। हमारे संपर्क जो है बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में हुए। हमारे स्टूडेंट्स की पोस्टिंग बड़ी अच्छी अच्छी जगह पे हुई, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे BRC है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, CSIR की लैब हैं, DST की लैब हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई संस्था नहीं है जहाँ पे कि हमारे बच्चे ना गए हों। और एक और चीज़ मैं बड़े शान से कह सकता हूँ कि IIT से जो लोग यहाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने या PhD वाइवा लेने के लिए बुलाए जाते थे, हमारी MSc लैब को देख करके वो भी प्रभावित होते थे और कहते थे कि ऐसी लैब तो हमारी भी नहीं है। अब इसको अतिशयोक्ति समझा जा सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। एक प्रोफेसर ने नहीं, बहुत से प्रोफेसर ने ये बात कही। और साथ में वो एक बात और कह के जाते थे कि अच्छा कोई स्टूडेंट हो तो हमारे पास रिसर्च के लिए भेज देना। मैं समझता हूँ ये एक डिपार्टमेंट के लिए एक सौभाग्य है कि उसको बच्चों को बुलाया जाए। नहीं तो हालात ये हैं, अगर बच्चों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बुलाना तो दूर, उनको कदम भी कोई नहीं रखने दे। बिल्कुल सर। तो बाकी आपने कोई विशेष प्रश्न पूछना हो, ये तो एक जनरल बैकग्राउंड होगी, विशेष प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी एक बात कह रहे थे सर आपकी अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन जो चीज़ सही है सही कहने में उससे कोई हर्ज नहीं। और आपके जो रुक रुक के शब्द आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपकी पुरानी यादों के साथ बहुत सारी चीज़ें लौट आई होंगी आपके मन में। और ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि अभी जब आपसे बात कर रहे थे कैमरे के पीछे, तो आपने बताया अभी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, इस तरह के लोग जब इतनी ऊंचाइयों पर जाते हैं, तो एक शिक्षक के लिए इससे भावुक और इससे सम्मान की बात कुछ हो नहीं सकती। तो इसके लिए तो आप और ऐसे तमाम शिक्षक बधाई के पात्र हैं। दूसरी चीज़ सर मैं ये जानना चाहूँगा, एज ए डीन भी आपने विश्वविद्यालय को देखा है, संभाला है, इसको समेटने में, इसको ऊपर ले जाने में एक अहम योगदान दिया है। डीन का सफ़र आपका किस तरह से शुरू होता है? डीन की यहाँ कई पोस्टें हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा पद था डीन स्टूडेंट वेलफेयर जी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि वहाँ पैसे बहुत थे, लेकिन वो FDs की फॉर्म में थे। पता नहीं क्यों उनको खर्च नहीं किया जाता था। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में गई कि ये तो छात्र कल्याण के लिए हैं, और इस FD से छात्र कल्याण तो कुछ हो नहीं रहा, इनको खर्च किया जाए। अब खर्च करने के लिए होता है कि जो आदमी फील्ड में है, काम कर रहा है, वो सही प्रपोजल दे सकता है। इसलिए मैंने अपने अन्य सहयोगियों से बातचीत की। जैसे एक उसमें सबसे पहले जो मेरे पास प्रपोजल आई, वो आई डॉक्टर सत्यदेव से, जो उस समय चीफ वार्डन थे। आजकल जो ये सीमेंट वाले लाल रंग के आप बेंचेस देखते हैं यूनिवर्सिटी में, लगभग 250 के करीब ये लगवाए थे। पैसे इसके डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस ने ही दिए थे, और आइडिया ये सत्यदेव जी का था। उनके मन में था कि बच्चों को बैठने के लिए कोई जगह तो उपलब्ध है, लेकिन बेंच या कुर्सी कुछ भी उपलब्ध नहीं है जी। उनके कपड़े ख़राब होते हैं, और क्यों ना हम जगह जगह पे जहाँ पे बच्चे बैठते हैं अक्सर, वहाँ पे बेंच लगवा दें। और सांझे प्रयास से
ये बेंचेज लगवाए गए थे और इतनी संख्या में लगवाए गए थे कि फिर उसके बाद जगह नहीं बची थी लगवाने के लिए। एक तो ये, दूसरा दलेल सिंह डायरेक्टर थे स्पोर्ट्स के, जी और स्पोर्ट्स में आपने सुना होगा कि माका ट्रॉफी जो है उसके पीछे सब यूनिवर्सिटी कोशिश करते हैं कि हमें मिले, यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो स्पोर्ट्स में यूनिवर्सिटी बेस्ट होती है उसको मिलती है वो हर साल। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की भी कोशिश थी, तो दलेल सिंह ने एक प्रपोजल भेजी कि डॉक्टर साहब हम स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स को शुरू करना चाहते हैं, और ये जो SYL नहर बनी हुई है नरवाना ब्रांच के साथ साथ, इसमें वाटर चैनल है, पानी इसमें खड़ा रहता है, यहाँ पे वो शुरू करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि 5.5 लाख के करीब अगर आप पैसे दे दें तो बाकी राशि हमारे पास है, तो हम अपना वाटर स्पोर्ट्स शुरू कर लेंगे। क्योंकि माका ट्रॉफी के लिए जो गेम है जिनमें पार्टिसिपेट करना उनकी संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जो है ज़्यादा अवार्ड मिलेंगे और तभी उसके लिए कम्पीट कर पाएंगे। तो जैसे उन्होंने कहा था 5.5 लाख रुपए जो है डीन ऑफिस ने दे दिए थे और वाटर स्पोर्ट्स जो है शुरू हो गया था। आज भी उम्मीद है कि वो जारी होगा। तो उसके अलावा UIET यानी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शुरू हो गया था और उसका सेकेंड ईयर लगभग ख़त्म होने का था, यानी दिसंबर का महीना आ गया था। लेकिन यहाँ पे मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कंप्यूटर की लैब नहीं थी, जबकि एक प्राइवेट कॉलेज में भी सैंक्शन देने से पहले हम जो है ये देखते हैं कि इसमें लैब है कि नहीं है। तो उस टाइम जो वाइस चांसलर थे RP वाजपेयी जी, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और कहने लगे बड़ी भारी समस्या है, बच्चे रोज़ नारेबाजी करते हैं और वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उनको कंप्यूटर लैब ही नहीं मिलेगी तो सीखेंगे क्या हो, और फिर जब पास आउट करेंगे तो करेंगे क्या, उनको कौन लेगा। तो खैर फिर उन्होंने आदेश किया कि आप इस समस्या को हल करो और कंप्यूटर खरीदो। तो उन्होंने फिर एक कमेटी बना दी और उस कमेटी के थ्रू 31 मार्च से पहले हमने 400 कंप्यूटर खरीदे, और इन कंप्यूटरों में HP के थे। इन कंप्यूटर में ख़ास बात ये थी कि वारंटी आमतौर से 1 साल 2 साल 3 साल दी जाती है, लेकिन इनकी वारंटी 5 साल थी। और जिस कंपनी ने सप्लाई किए थे, हमने हर्ट्रॉन के थ्रू खरीदे थे जो एक सरकार की एजेंसी है। जिस कंपनी ने सप्लाई किए थे उसने एक आदमी को कुरुक्षेत्र के ही अपॉइंट करके यहीं छोड़ दिया था यूनिवर्सिटी में, और 5 साल तक निर्बाध रूप से ये इंस्ट्रूमेंट्स अपनी सेवाएं देते रहे। एक और ख़ास बात थी इसमें, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक चला और हर साल रेट में कटौती होती रही, यानी रेट घटते रहे, सामान उसी क्वालिटी का HP का हमें मिलता रहा। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही कामयाब कदम था जो कि उस समय डीन स्टूडेंट वेलफेयर रहते हुए मेरे बिहाफ पे लिया गया। और वाइस चांसलर भी इससे इतने खुश थे कि मेरे सिर में दर्द रहता था, इसके कारण से आपने मेरा सिर दर्द ख़त्म कर दिया। एक और काम हमने किया जो कि बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन रूटीन की चीज़ थी, वो कोई इतनी बड़ी थी भी नहीं। टूर जब जाते थे तो एक ही बस थी यहाँ डीन स्टूडेंट वेलफेयर के पास, और वो भी टूर के लिए फिट नहीं थी। अब एक बस में यूनिवर्सिटी के कितने टूर जा सकते हैं आप भली भांति देख सकते हैं। तो हमने कोटेशन मंगवा करके हर टूरिस्ट स्पॉट के लिए अलग अलग रेट मंगवा लिए, और उसमें जो कम से कम रेट थे उन रेट्स पे हमने ओपन कर दिया कि जहाँ से मर्जी बस हायर करें, इतने रेट पे कोई पाबंदी नहीं है, आप टूर ले जाइए। और क्योंकि 2-2 सेक्शन हो गए थे, स्ट्रेंथ डबल हो गई थी, संख्या भी लिमिटेड नहीं थी, बच्चों को ये था कि जितने टूर आप ले जाना चाहें, जितने संभव हैं उतने ले जाइए। और ये एक बड़ा भारी बच्चों के लिए राहत भरा कदम था जो कि आज भी चल रहा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में कुछ ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आती थी जिसके लिए फंडिंग नहीं थी। खासकर छोटे हॉस्टलों में समस्या थी, उनके पास अपने रिसोर्सेज पर्याप्त नहीं थे। जैसे वाटर कूलर लगवाना है, RO सिस्टम लगवाना है, तो उसके लिए भी जो भी वार्डन
अप्रोच करता था उनको पैसे दे दिए जाते थे और वो भी ये अपने सिस्टम को लगवा लेते थे। अब निश्चित रूप से बच्चों का ही काम है और छात्र कल्याण अधिष्ठाता होने के नाते मैंने इस काम को बाखूबी किया। एक और काम जो अपने टाइम में मैंने किया, हालांकि हर काम के लिए कमेटी होती है और वीसी की सैंक्शन बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम ब्रांच का जो फर्नीचर था वो दयनीय स्थिति में था। उदाहरण के लिए किसी अलमारी की टांग टूटी हुई है, किसी का हैंडल टूटा हुआ है, शिफ्टिंग में बार बार पेंट सारा ख़राब हो चुका था। तो कुछ टाइम के लिए लोहान साहब, आरपी लोहान, जो डिप्टी लाइब्रेरियन रिटायर हुए अपनी लाइब्रेरी से, वो कुछ टाइम के लिए कंट्रोलर बनाए गए थे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये मुझे तो अच्छा नहीं लगता, जब मैं राउंड मारता हूँ टूटा फूटा फर्नीचर है, कर्मचारी काम करेंगे तो क्या करेंगे, उनके लिए कुर्सी भी बैठने को नहीं है। तो एक कमेटी बना करके हमने जो भी फर्नीचर था, चाहे लकड़ी का है चाहे लोहे का है, उसको रिपेयर करवाया। और सरकारी तंत्र में ऐसा बहुत कम मिलेगा कि पुराने फर्नीचर को रिपेयर करवाया गया हो। और जब उनका काम ख़त्म हो गया तो फिर बाकी यूनिवर्सिटी में भी छूट दे दी गई। जो भी ब्रांच या जो भी डिपार्टमेंट अपना पुराना फर्नीचर रिपेयर करवाना चाहता है, अलमारी पे पेंट करवाना चाहता है, वो करवा ले। पैसे इसके लिए जनरल ब्रांच देती थी, बजट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कुछ काम थे जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर रहते हुए। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ मुझे याद आई, छात्र और छात्राएं हॉस्टल में रहते थे, उनमें कुछ हैंडीकैप भी थे। उसमें खासकर जिनके डिपार्टमेंट 2 शिफ्टों में लगते थे, उनको 2 बार आना और 2 बार जाना होता था। उनके लिए बड़ा एक गंभीर चैलेंज था कि वो बेचारे कैसे आए जाएँ। तो उसके लिए एक रिक्शा अलाउंस के हेड से हमने शुरू किया था। 500 रुपये की हेल्प मंथली उनको देते थे और हेड के थ्रू एप्लीकेशन आती थी और उसको पैसे 500 रुपये पर मंथ मिल जाते थे। तो ये कार्य है जो है डीन स्टूडेंट वेलफेयर रहते हुए हमने किए। जी बिल्कुल सर, इस विश्वविद्यालय को, इस पूरे परिवार को इकट्ठा इसको ऊपर ले जाने में आपका एक अहम योगदान है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथियों को पता लगेंगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे जो हमारे साथ पढ़ने वाले दोस्त देखते हैं हमारे इस चैनल को, तो उस समय की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं आप लोगों को पता लगी होंगी। और साथ ही में ही हम हर बार एक इस तरह का क्वेश्चन रखते हैं ताकि यूनिवर्सिटी के जो अलग अलग अनसुलझी कहानियां हैं हमारे दोस्तों को पता लगती रहें। आपने अपना विभाग के साथ उसके बाद स्टूडेंट वेलफेयर, डीन स्टूडेंट वेलफेयर का जो कार्यकाल रहा, बाकी चीज़ों के बारे में बताया। लेकिन अभी हम खास तरह का एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहे हैं सर, कि अक्सर जब हम अपने दोस्तों से पूछते हैं तो यूनिवर्सिटी के बीच से जो ये नहर गुजरती है, तो इसकी शुरुआत भाखड़ा जो नहर है वहाँ से होती है और ख़त्म जो होती है ब्रह्म सरोवर तक होती है। मैंने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है, तो कितना सटीक, कितना सही है ये सही नहीं है। ये नहर असल में सिंचाई के लिए है। और 69 में जब हम आए थे तो ये तालाब पक्का नहीं था, कच्चा तालाब था। इस नहर का तालाब से कोई लेना देना नहीं था। आपने देखा होगा कि एक सड़क आती है गुरुद्वारे की तरफ से ब्रह्म सरोवर की तरफ। उस सड़क के जब आते हैं हम ब्रह्म सरोवर की तरफ, तो राइट साइड में एक लिफ्ट सिस्टम है। ये नाला नीचा है और आगे ऊंचा है, तो इसको लिफ्ट करके वाटर उस एग्रीकल्चर के इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यानी लिफ्ट किया जाता है पानी को और फिर आगे खेतों की सिंचाई के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर जब ब्रह्म सरोवर पक्का बन गया और ये हुआ कि इसमें पानी जो है बार बार भरना पड़ेगा, तो फिर ये सिस्टम बनाया गया कि जब तक ज़रूरत है ब्रह्म सरोवर में पानी छोड़ दें और उसके बाद फिर आगे इरिगेशन के लिए यूज़ कर लें। बेसिकली ये एग्रीकल्चर के लिए है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ये प्रॉपर्टी है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया
और बहुत सारी सर के पास ऐसी चीज़ें, बहुत सारी यूनिवर्सिटी को लेके बातें, सर का बहुत सारा अनुभव इस विश्वविद्यालय को लेकर है। और यूनिवर्सिटी कॉलेज का करना है क्या? लेकिन अभी समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे सुनने वाले कम समय में ज़्यादा चीज़ें सुनना चाहते हैं और ज़्यादा सुनने की जो प्रवृत्ति है वो भी कम हो चुकी है, रील का ज़माना है, इसलिए हम कम समय में ही अपनी बात को कंप्लीट करेंगे और दोबारा से किसी दूसरे भाग में हम अन्य विषय पे आपसे बात करेंगे। आपने अपना समय दिया और इतनी सारी चीज़ें जो हमें, हमारे दोस्तों को और उस समय के जो विभाग और बाकी चीज़ें थी, बहुत सारे विद्यार्थियों को समझने में सर मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।